नमस्कार दोस्तों। जरा आप सोचिए, जो अमेरिका कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखता था, वो अब धीरे धीरे अपने हाथ खींचने की सोच रहा है। हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने G20 की मीटिंग में जाना तक जरूरी नहीं समझा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या अमेरिका सच में IMF और वर्ल्ड बैंक में खुद को अलग कर लेगा? आप जरा यह याद करिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका को उन संस्थानों से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए जहां पर वह जरूरत से ज्यादा पैसा बहाता है। लेकिन जैसे ही ट्रंप की दोबारा से वापसी हुई, वही पुरानी बातें फिर से सुनाई देने लगी है। अमेरिका उन सभी बहुपक्षीय संस्थानों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है जहां से उसकी फंडिंग जाती है। अब दोस्तों, अगर अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF से अलग हो जाता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह IMF और वर्ल्ड बैंक आखिरकार है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। हर जगह पर गरीबी, बेरोजगारी और कंगाली छाई हुई थी। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए 1944 में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसे कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा गया है। इसी बैठक में यह फैसला हुआ है कि दो बड़े संस्थान बनाए जाएंगे। एक जो गरीब देशों को कर्जा देगा, वो होगा वर्ल्ड बैंक, और दूसरा जो देशों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करेगा, वो होगा IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब अगर IMF की बात करें तो आज इसमें लगभग 191 देश जुड़े हुए हैं और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसका मेन काम दुनिया की आर्थिक सेहत को ठीक रखना है, ताकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अचानक से न गिरे और वहां पर वित्तीय संकट न आ जाए। अगर हम आसान भाषा में कहें तो IMF किसी भी देश के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन अब अगर अमेरिका इन संस्थानों से बाहर हो जाता है तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर जबरदस्त असर पड़ेगा। भारत के लिए भी यह फैसला बड़े बदलाव को लेकर के आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे हमें नुकसान होगा या फिर फायदा होगा। चलिए इस पर हम गहराई से बात करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी देश की करेंसी की बात करते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि दुनिया के स्तर पर कोई एक साझा करेंसी आखिरकार क्यों नहीं होती है? मान लीजिए कि जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे ही अमेरिका में डॉलर चलता है। अगर ऐसे में कोई ग्लोबल करेंसी होती तो लेन देन और भी ज्यादा आसान हो जाता। पहले यह काम सोने से होता था। हर देश के पास में सोना जमा होता था और उसी के आधार पर व्यापार चलता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि सोना एक सीमित संसाधन है और जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, इसकी मात्रा कम पड़ने लगी है, जिससे कि इसकी कीमत आसमान छूने लगी है। अब सवाल उठा कि सोने पर निर्भरता को कैसे खत्म किया जाए। इसी के समाधान के रूप में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR को लाया गया और यह IMF के द्वारा बनाई गई एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह काम करता है। इसको आप किसी भी करेंसी के रूप में मान सकते हैं, चाहे वह डॉलर हो, रुपया हो, यूरो हो या फिर कोई और मुद्रा ही क्यों न हो। इसका मतलब यह है कि IMF के 191 सदस्य देशों की करेंसी SDR के जरिए आपस में बदली जा सकती है। इसकी तुलना हम एक खेल के जोकर कार्ड से कर सकते हैं। जोकर को आप किसी भी पत्ते की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी चिड़ी, कभी हुकुम तो कभी ईंट। ठीक उसी तरह SDR एक ऐसी करेंसी है जो कि किसी भी दूसरी करेंसी के रूप में बदली जा सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार SDR की वैल्यू कैसे तय होती है? क्या यह भी किसी बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है? चलिए इस पर हम गहराई से बात करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि SDR की असली कीमत कैसे तय होती है? इसका सीधा जवाब यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मुद्राएं की कीमतों को मिलाकर इसकी वैल्यू को निकाली जाती है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अमेरिकी डॉलर को दिया गया है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के यूरो को, फिर जापान के येन को, इसके बाद ब्रिटिश पाउंड और कुछ अन्य मुद्राओं को जोड़ा जाता है। इन सभी करेंसी के मूल्य और उनकी हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए SDR की कुल कीमत निर्धारित की जाती है। अब बात आती है कि SDR को देशों के बीच कैसे बांटा जाता है। इसका सीधा संबंध IMF के अंदर वोटिंग पावर से होता है। हर देश को IMF के बराबर अधिकार नहीं मिले हुए हैं। किसी का वोटिंग पावर ज्यादा है तो किसी का कम होता है। जब हमने रिसर्च किया तो देखा कि सबसे ज्यादा वोटिंग पावर अमेरिका के पास में है, करीब 16.5%।
इसका मतलब यह हुआ कि IMF में कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए 85% वोटिंग की जरूरत होती है और अमेरिका अकेले ही 16.5% हिस्सेदारी के साथ में इस फैसले पर वह अपना प्रभाव को आसानी से डाल सकता है। अब अगर फंडिंग की बात करें तो हर देश अपनी करेंसी का एक हिस्सा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को योगदान देता है और इसके बदले में उसे SDR मिलते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका IMF के कुल फंड में 16.5% डॉलर का योगदान करता है और बदले में उसे उतना ही वैल्यू की SDR मिल जाते हैं। यही प्रक्रिया भारत सहित बाकी देशों के लिए भी लागू होती है। हर देश अपने करेंसी IMF में डालता है और उसके अनुपात में SDR हासिल करता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब किसी देश के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा ना हो तो वो देश आखिरकार करता क्या है? तो देखिए, यही वह जगह है जहां पर IMF की असली भूमिका सामने आ जाती है। हर देश के पास में SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए किया जाता है। अगर आप यह मान लीजिए कि भारत को अमेरिका को कोई भुगतान करना है लेकिन हमारे पास पर्याप्त डॉलर नहीं है, ऐसे में फिर हम अपने SDR का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर SDR भी खत्म हो जाए तब क्या होगा? तब भारत को सीधे IMF के पास में जाना पड़ेगा। IMF इस स्थिति में SDR के रूप में एक तरह का कर्ज देता है जिसे देश अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके और यही कारण है कि जब भी कोई देश आर्थिक संकट से गुजरता है तो वह देश फिर मदद के लिए सबसे पहले IMF का दरवाजा खटखटाता है। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना, यूक्रेन, इजिप्ट, इक्वाडोर, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों ने आर्थिक मुश्किलों के दौरान IMF से लोन लिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि IMF का दिया हुआ लोन बिना शर्त नहीं होता है, इसमें सख्त शर्तें लागू की जाती है। भारत भी इस स्थिति का सामना कर चुका है। देखिए, आपको बता दें कि 1991 में जब भारत गंभीर विदेशी मुद्रा संकट में था तब भारत ने भी IMF से मदद ली थी और यही वजह है कि IMF को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा नियंता माना जाता है। लेकिन अब आपका यह सवाल होगा कि केवल IMF ही ऐसा संस्थान है जो देशों की आर्थिक सहायता देता है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी एक और बड़ा संगठन है जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फर्क है और दोनों की भूमिकाएं क्या है? तो देखिए, जहां IMF का मकसद केवल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है, वहीं पर वर्ल्ड बैंक का असली काम गरीबी कम करना, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को बिना ब्याज के या फिर बेहद कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराना है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि यह संस्थान पश्चिमी देशों की प्रभाव में मानी जाती है। सवाल यह है कि इस वर्चस्व का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों पर कैसा पड़ता है। चलिए इस पर भी हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक पर पश्चिमी देशों खास करके अमेरिका का दबदबा हमेशा से बना रहा है क्योंकि ये संस्थाओं दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी हुई थी। इसीलिए इसका नियंत्रण उन्हीं देशों के हाथ में रहा है जिन्होंने विश्व युद्ध को जीता हुआ था और यही कारण है कि IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा यूरोपीय यूनियन से ही चुना जाता है और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख पदों पर अमेरिका का ही वर्चस्व रहता है। हालांकि अब स्थिति बदल रही है। अमेरिका खुद को इन संस्थानों से दूर करना चाहता है जिससे कि उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक से अलग हो जाता है तो क्या ये संस्थाओं पहले की तरह प्रभावी रह पाएगी या फिर इनकी जगह नई संस्थाओं जैसे कि BRIC बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्यादा मजबूत बन जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर भी हो सकता है। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।